नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर शांति रॉय, जिन्हें आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते ही रहते हैं। डॉक्टर साहिबा से आज हम खास तौर पर लगातार अबॉर्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। रिकरेंट अबॉर्शंस जिन्हें कहा जाता है, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक महिला को कंसीव करने में ही काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। मगर डॉक्टर साहिबा से हम सवाल जवाब शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहिबा मैं यही करना चाहूँगी कि ये जो रेकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, बार बार जिन्हें अबॉर्शन कराने की नौबत आ जाती है, ये समस्या जो है वो किन कारणों से होती है? एबॉर्शन जो होता है, रिकरेंट एबॉर्शन, या तो शुरू में बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी कि 6 सप्ताह 7 सप्ताह के भीतर ही हो सकता है, या हो सकता है 12 सप्ताह तक पहुँचते पहुँचते हो, या हो सकता है कि 12 सप्ताह के बाद 20 सप्ताह तक करीब करीब हो। तो इन सबों को हम लोग एबॉर्शन कहते हैं। सबसे शुरू में अगर एबॉर्शन हो जाता है, जैसे अधिकांश महिलाओं में हम लोग देखते हैं कि वे लोग आती हैं, 5 दिन ऊपर गया था महीना, उनकी मुख्य समस्या होती है। 5 दिन ऊपर गया, 7 दिन ऊपर गया, या 10 दिन ऊपर गया, हमने टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट, तो उसमें पॉजिटिव आया, लेकिन अब ब्लीडिंग हो रही है। तो इतनी जल्दी अगर ब्लीडिंग होने लगती है, और ऐसा बार बार होता है, थोड़े दिनों तक मासिक रुकता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, और फिर ब्लीडिंग होने लगती है, और धीरे धीरे टेस्ट निगेटिव भी हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग अर्ली, बहुत अर्ली एबॉर्शन। और इतना जल्दी अगर बच्चा आ करके और फिर नहीं रह पाता है, तो उसके अधिकांशतः देखे गए हैं कि मुख्य कारण क्रोमोजोम की गड़बड़ी होती है, या तो उस महिला के अंडे में क्रोमोजोम जो अंडाणु बच्चा बनाने के प्रोसेस में लगा, उस अंडाणु में कुछ क्रोमोजोम की गड़बड़ी थी, या जो पति का शुक्राणु गड़बड़ था उसमें भी क्रोमोजोम की गड़बड़ी थी। तो दोनों में से किसी में भी अगर क्रोमोजोम की गड़बड़ी हो तो इतनी जल्दी में बच्चा गड़बड़ हो जाता है। और अगर हम लोग जांच करें तो उसमें देखते हैं कि रक्त में HCG की मात्रा कम होती है, और वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। अगर अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइटेड ओवम, यानी कि प्रेगनेंसी आया पर बच्चा बन नहीं पाया। तो इसका कारण अधिकांशतः होता है क्रोमोजोम की गड़बड़ी, और यह क्रोमोजोम या तो पति में गड़बड़ हो या पत्नी में गड़बड़ हो। और अगर बार बार ऐसा होता है तब पति और पत्नी के क्रोमोजोम की जांच करनी जरूरी होती है। लेकिन अगर एक बार गड़बड़ हुआ तो एक खास अंडा गड़बड़ था, इसका मतलब नहीं कि पत्नी में गड़बड़ी होगी ही या पति में गड़बड़ी होगा ही। कभी कभी कोई अंडा गड़बड़ निकलता है, और अगर गड़बड़ अंडा हो गया, आ गया बच्चा बनाने की प्रोसेस में, तो वो प्रेगनेंसी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा बार बार होता रहे तो पति और पत्नी दोनों की क्रोमोजोम की जांच जरूरी होती है। फिर दूसरी समस्या होती है कि नहीं, बच्चा बनने के बाद बच्चे के दिल में धड़कन भी आया, अल्ट्रासाउंड में सब चीज़ आया, उसमें पानी भी बच्चे के इर्द गिर्द में देखा गया, हर तरह से देखा गया कि बच्चा सही सलामत है, और तब अचानक फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर बच्चा भीतर ही उसका हार्ट बीट ख़त्म हो गया और बच्चा मर गया। तो उसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। और अगर मिस्ड अबॉर्शन 12 सप्ताह के पहले होता है तो उसको, या 12 सप्ताह के बाद भी हो, अगर मिस्ड अबॉर्शन है तो उसमें एक तो क्रोमोजोम की गड़बड़ी भी या तो पति या पत्नी में हो सकती है, या फिर हो सकता है कि मिस्ड अबॉर्शन के अलावे एक रक्त में गड़बड़ी होती है जो महिला को प्रभावित करती है। उसको बोलते हैं APL एंटीबॉडीज़, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। तो जिस महिला में ये एंटीबॉडी रहते हैं वो बच्चे को बढ़ने नहीं देते, उसके प्लेसेंटा को ठीक से काम नहीं करने देते हैं, बच्चे को उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और तब गर्भ स्थित बच्चा अपना ग्रोथ नहीं ले पाता है और वो समाप्त हो जाता है। इसलिए मुख्य कारण जो 12 सप्ताह के पहले वाले एबॉर्शंस हैं उसमें ये दो मुख्य समस्याएं होती हैं, या तो क्रोमोजोम की गड़बड़ी या APL एंटीबॉडीज़ का माँ में
रहना। अगर 12 सप्ताह के बाद के बच्चे जो जहाँ तक है उनमें भी APL एंटीबॉडीज़ प्रभावित उनको कर सकता है, लेकिन उनमें कभी कभी इसमें यूट्रस में देखा गया है कि गड़बड़ी पाई जाती है। या तो यूट्रस का मुंह बहुत ढीला रहता है और उसके द्वारा बच्चे को रोकने की जो ताकत होती है वो कम होती है और वो खुल जाता है मुंह और जीवित बच्चा पानी सहित बाहर निकल जाता है। इससे बच्चे की मृत्यु नहीं होती है, मिस्ड अबॉर्शन नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड अगर 2 दिन पहले किया गया तो पाया जाएगा कि पानी भी सही है और बच्चे के दिल में धड़कन भी है, सब कुछ सही सलामत है। लेकिन 2 दिन के बाद महिला आएगी कहने कि नहीं, हमको हल्का सा दर्द हुआ, पानी निकला और बच्चा निकल गया। तो इसमें ज़रूर सोचना चाहिए कि महिला के इसके यूट्रस के मुंह में ढीलापन है, कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण बच्चा निकल गया। या हो सकता है कि यूट्रस के आकार में गड़बड़ी हो। सबका यूट्रस बिल्कुल सही सलामत नहीं होता है और कुछ महिलाओं को, बहुत कम महिलाओं को यूट्रस के आकार प्रकार में गड़बड़ी होती है जो बच्चे को सही तरह से संभाल नहीं पाता है। तो जिसको बार बार ऐसा एबॉर्शन हो, उसके यूट्रस के आकार प्रकार की जांच और जो सर्विक्स ढीला हो जाता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। उस दोनों चीज़ों के लिए भी जांच करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा कभी कभी देखा गया है, जो कि बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है कि थायराइड की गड़बड़ी के कारण बच्चा गड़बड़ा जाए, लेकिन तभी भी थायराइड की जांच कर लेनी चाहिए। डायबिटिक लोगों को भी बच्चा गड़बड़ होने का डर रहता है, इसीलिए गर्भ के शुरुआत में ही डायबिटीज़ की जांच जरूर करनी चाहिए। और अगर बार बार होता है तो डायबिटीज़ की जांच अत्यंत आवश्यक है। इस सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। अभी आप बता रही थी, उसी सिलसिले में आपने कहा कि कभी कभी यूटेरस जो होता है एक महिला का वो भी कमज़ोर हो सकता है। तो क्या यूटेरस कमज़ोर होने के कारण कुछ महिलाओं की रोज़मर्रा की आदतों में गलती है या फिर उसके और क्या कारण हो सकते हैं? कुछ महिलाओं का बहुत नेचुरल तरीके से ही, अपने आप ही, प्राकृतिक ही उन लोगों का रहता है बहुत कमज़ोर, लेकिन कुछ कारण भी हो सकते हैं जिसके प्रति सावधान रहना ज़रूरी है। आजकल हम लोग देखते हैं हमारी महिलाओं में कि जैसे एक लड़की हुई, दूसरी लड़की अगर गर्भ में रह गई तो बहुत महिलाएं ऐसी आती हैं, हालांकि वे स्वीकार नहीं करती हैं कि लड़की के कारण मैंने अबॉर्शन कराया, लेकिन ये बताती हैं कि मैंने 3 महीने के बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया, 4 महीने के बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया। तो वो जो अबॉर्शन करवाया जाता है उसके चलते भी गर्भाशय का मुंह ढीला हो जा सकता है। और कभी कभी कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं जिनके करने से गर्भाशय का मुंह कमज़ोर और ढीला होने का डर रहता है, जैसे प्रोलैप्स का ऑपरेशन या एम्पुटेशन, ये सब करने से भी होता है। इसलिए उसे बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जी। अगर किसी महिला को बार बार अबॉर्शन कराना पड़ रहा है तो ये उसे किस तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है? मानसिक रूप से तो बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर महिला गर्भ चाहती है, बच्चा चाहती है, और जब जब वो उसके लिए प्रयास करती है तब तब उसका प्रयास बेकार हो जाता है, बच्चा खराब हो जाता है, तो इससे महिला के मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है उसको। और कई बार तो महिलाएं, मतलब ऐसा भी हो जाता है कि उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनसे सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि उनको ये आश्वासन देना अत्यंत आवश्यक है कि नहीं, आपका सही इलाज होगा तो आपका बच्चा सही सलामत होगा। एक ही चीज़ है जिसका हम लोग इलाज करने में असमर्थ होते हैं और वो है क्रोमोजोम की गड़बड़ी। क्योंकि अगर महिला में क्रोमोजोम की शिकायत हो या पति में उनके क्रोमोजोम की शिकायत हो जिसके चलते बार बार अबॉर्शन होता है, तो क्रोमोजोम को हम लोग दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा गड़बड़ ही हो जाए। हो सकता है 2-3 बच्चे गड़बड़ हो, चौथा बच्चा सही सलामत भी हो सकता है। इसलिए उन्हें भी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए और प्रयास अवश्य करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि प्रयास बिल्कुल ही विफल होता है बार बार, तो उन लोगों में क्रोमोजोम की गड़बड़ी वाले पति या पत्नी में हम लोग बाहर के स्पर्म या बाहर के दूसरे
मतलब डोनेटेड स्पर्म या डोनेटेड एग से बच्चा बनाकर आईवीएफ द्वारा उस महिला को गर्भाधान करवा सकते हैं। और बाकी सभी चीज़ों का इलाज है। अगर सर्विक्स ढीला है तो सर्विक्स के मुंह को बंद किया जा सकता है गर्भ के 13वें सप्ताह या 14वें सप्ताह में। उसको अगर गर्भ के शेप में गड़बड़ी है, उसके आकार में गड़बड़ी है, तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाएं दी जाती हैं जिससे वो थोड़ा यूट्रस शांत रहे और बच्चा नुकसान नहीं हो। एपीएल का भी इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। इसलिए उस महिला को अपने चिकित्सक से संपर्क करके और उसकी चिकित्सा ठीक से करानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जिस तरीके से इलाज और समस्या के हर एक पहलू को समझाया है वो बातें आप ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। एक बात जो ध्यान में रखना आवश्यक है वो ये है कि चाहे आपको ये समस्या हो रही है और ये कितनी भी गंभीर है, इलाज हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए ज़रूरत ये है कि अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपने चिकित्सक के पास जाकर सही से सही इलाज अपने आप के लिए करवाएं, ताकि आप अगर आप बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको बार बार निराशा ना झेलनी पड़े और सही इलाज की मदद से आपके परिवार में भी खुशियाँ आएँ। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।